Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, we will continue general virology. So in previous section, we have last topic studies pathogenesis of the viral pathogen, and today's topic is laboratory diagnosis and overview. So lab diagnosis ऑफ वायरल डिसीजेस. लैब डायग्नोसिस में मेन क्या होता है कि करते क्यों है, पर्पस क्या करने का. पर्पस सबसे पहला पर्पस होता है कि एंटी वायरल ड्रग शुरू करने से. देखो एंटी वायरल ड्रग शुरू कैसे करेंगे अपन, जब अपने को पता होगा कौन सा वायरस उसमें है. ठीक है, तो एंटी वायरल ड्रग शुरू करने के लिए टू स्टार्ट एंटी वायरल ड्रग, टू स्टार्ट एंटी वायरल ड्रग. ठीक है, अपने को पता होगा कि इसमें रुबेला वायरस है तो इसको अपन एंटी रुबेला ड्रग देंगे. हो सकता है उसमें रेबीज का वायरस तो उसको अपन एंटी रेबीज ड्रग देंगे. अगर पता नहीं है कौन सा वायरस ड्रग कैसे देंगे, तो इसलिए अपन फॉर डिटरमाइन द एंटी वायरल ड्रग अपन उसको ये कराते हैं ताकि पता चले कौन सा वायरस अंदर है. सेकेंड इज स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर. स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर. जो ब्लड डोनर्स होते हैं उसमें अपन टेस्ट करेंगे कि कौन सा खून अपन लेंगे, क्योंकि अगर कोई वायरल इन्फेक्टेड खून अगर अपने को दे देगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा. तो इस वजह से अपन देखते हैं कि पहले कौन सा ब्लड फ्री ऑफ वायरस है, इसलिए करते हैं ट्रांसफ्यूजन के पहले. थर्ड पॉइंट अच्छे से लिख दें, एक सेकेंड. थर्ड इज सर्वाइलेंस पर्पस. सर्वाइलेंस पर्पस क्या होता है, टू एक्सेस डिसीज. देखो इसमें मेनली ये होता है कि कम्युनिटी में देखा जाती है कौन सा वायरस फैल है. जस्ट सपोज कि अगर अपने को निमोनिया है, अपने को इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा मतलब कोई निमोनिया कॉज कराता है. ठीक है, तो सर्दी खांसी यार, हाँ ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है. ठीक है, अब हो सकता है कि कम्युनिटी में पूरा इन्फ्लुएंजा फैल जाएगा, तो चेक करने के लिए जो एक डेंस या वो क्राउडेड जगह पर रहता है, अगर उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया तो पूरे क्राउडेड जगह फैला देगा. इस वजह से फॉर सर्वेलेंस पर्पज भी अपने को ये वायरल डिसीज का डायग्नोसिस करना चाहिए. फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो अपने को पढ़ना है वो है टू इनिशिएट टू ये क्या बोलते हैं, हाँ, फॉर आउटब्रेक, जो कि हुआ था अपना कोविड टाइम पे. फॉर आउटब्रेक और एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन. फॉर आउटब्रेक और एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन मतलब देखो जो सारी चीज़ें हैं उसमें रहती है अपने जैसे कोरोना वायरस हो गया. कोरोना वायरस क्या आया था कि भैया एक वायरस था, लोगों के हाथ जहाँ लगाने उस पर हाथ लगाने से वायरस फैल गया. तो एपिडेमिक हो गया, तो उस वायरस को अपने RT-PCR के थ्रू पकड़ा था. तो वो RT-PCR क्यों कराना पड़ा था, ताकि अपन पता कर ले कि ये इन्फेक्टेड है और ये इन्फेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो इसलिए अपन RT-PCR भी करा था. उसके बाद अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन. हाँ, उसके बाद बात करते हैं कॉमन जो लैब डायग्नोसिस होते हैं, अपन उसकी बात करते हैं. तो मेन जो पार्ट अपन ने पढ़े थे लैब डायग्नोसिस के, अपन उसकी बात करते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन. इसमें आता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नीफाई करने वाली चीज़ होती है. तो वो बस ये वायरस का स्ट्रक्चर बता देती है अपने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंडिया में कहाँ है, तो इंडिया में सिर्फ एक जगह है, एम्स दिल्ली में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. सेकेंड इज इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. नेक्स्ट फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी. फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी. फोर्थ लाइट माइक्रोस्कोपी, जो कि अपनी नॉर्मल होती है हर जगह, लाइट माइक्रोस्कोपी. अब लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो डिफरेंस होता है वो बहुत होता है मैग्नीफिकेशन का. तो पता कैसे चलेगा, देखो लाइट माइक्रोस्कोपी में ना फिर अपने को स्टेन लगाने पड़ते हैं. कौन से स्टेन, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन लगाने पड़ते हैं. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन लगाने पड़ते हैं. उस स्टेन के थ्रू अपन वायरस को थ्रू इनकल्जन बॉडीज, समझना क्या बोल रहे हैं हम, ताकि अपन डेमोन्स्ट्रेट कर सकें किसको, डेमोन्स्ट्रेट कर सकें इनकल्जन बॉडी को. अब ये इनकल्जन बॉडी क्या है, और उसके बाद कर लेते हैं फटाफट इनकल्जन बॉडी क्या है. तो जो इनकल्जन बॉडी है वो कहाँ से बीच में आया इसमें, सुनो. जो इनकल्जन बॉडीज होते हैं वो कुछ नहीं होती, वो एक एग्रीगेट होते हैं वायरसेस के या विरियॉन्स के. एग्रीगेट ऑफ विरियॉन्स, एग्रीगेट होते हैं विरियॉन्स के. मेन बात कहाँ आती है, मेन बात ये आती है कि यहाँ पे ये दिखते कैसे हैं, तो स्टेन करके दिखते हैं. ठीक है, अब वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन से अपने को उसमें एक वायरस का स्ट्रक्चर बताया जाता है. लेकिन जो तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप है उसका इतना मैग्नीफिकेशन है नहीं. मैक्स टू मैक्स ये अपने को 100 मतलब 1000x का अपने को दे सकता है. 1000x मैग्नीफिकेशन देखता है तो अपने लैब में पड़ा रहता है. बायफोकल की नहीं, जो अपने हिस्टो वाले में पड़ा रहता है ना. सो
ऑयल इमर्जन, याद है, वो भी मैक्सिमम अपने को 1000x नहीं देगा मैग्नीफिकेशन। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है वो बहुत ज़्यादा ही मैग्नीफाई करता है, क्योंकि उसमें लाइट की जगह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंकल्जन बॉडीज उसमें अपन देखते हैं कि इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में इसमें इंकल्जन बॉडीज देखी जाती है। प्लस नेक्स्ट मेथड है, ये थी तुम्हारी डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सेकेंड इज डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन, डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन। डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन होता है वो ये होता है कि एलाइजा और आईसीटी से अपन ऐसे जो एसेज होते हैं, ठीक है, एन एसेज, उससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंटीबॉडी को पता करना है, जैसे कि वायरल एंटीजन था तो डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी वेरियस सच एज एलाइजा, वही मतलब एक ही चीज़ से या तो एंटीजन ढूंढ लो या तो एंटीबॉडी ढूंढ लो। देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो या अगर बॉडी में अंदर हो जाएगा तो अपने सीरम में एंटीबॉडी हो जाएगी, ठीक है, सीरम में एंटीबॉडी चलती रहेगी तो तुमको देख लोगे भैया हाँ इसमें ये वायरस है। जैसे कि अपन HIV में करते हैं, HIV में अपन एंटीजन नहीं ढूंढते, अपन एंटीबॉडी ढूंढते हैं, जो कि एलाइजा में अपन जब अपन HIV का टेस्ट कराते हैं तो वो एंटीजन के लिए नहीं होता, वो एंटीबॉडी के लिए होता है। ये तुम पता है ना कि HIV में अपन एंटीजन नहीं ढूंढ सकते, अपन एंटीबॉडी ढूंढते हैं, ठीक है, जब भी एड्स का अपन टेस्ट कराने आते हैं तब। उसके आता है मॉलिक्यूलर मेथड, मॉलिक्यूलर मेथड में सारे वो आते हैं PCRs, RT-PCR, रियल टाइम PCR। RT-PCR जो होता है रखना, उसमें अलग अलग चीज़ होती है। PCR में होता है मेनली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें बहुत सारे आते हैं। छोटा RT-PCR होता है रियल टाइम PCR, ये है रियल टाइम। बड़ा RT-PCR, ठीक है, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये पता है मेनली किसके लिए होता है? mRNA के लिए, जो mRNA वाले वायरस होता है ना उनके लिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। एक और होता है एक PCR होता है विच इज़ रियल टाइम PCR, ये वाला PCR, नॉर्मल PCR, हाँ ठीक है नॉर्मल PCR। उसके बाद आता है आइसोलेशन भी कर सकते हैं अपन वायरस का। फिफ्थ इज आइसोलेशन। लेकिन वायरस का एज सच कोई स्पेसिफिक मीडिया नहीं बना जिससे अपन वायरस को स्पेसिफाई कर सकें, ठीक है। वायरस को आइसोलेट करने के लिए अपने को टिश्यू चाहिए। ये मत सोचना कि वायरस अगर अकेला अपन फिर वायरस को सिर्फ अकेले वायरस निकल जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वायरस को निकालने के लिए भी टिश्यू चाहिए, वायरस भी किसी टिश्यू के अंदर ही वो जिंदा रहेगा, मतलब जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो उसमें भी कल्चर चाहिए रहते हैं, ऑर्गन कल्चर हो गया तुम्हारा, टिश्यू कल्चर हो गया, तो उसमें ऑर्गन तो उसमें कल्चर चाहिए रहता है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट जो सबसे पहले अपने पढ़ा डायरेक्ट डिटेक्शन। डायरेक्ट डिटेक्शन में अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले अपन ने सारे माइक्रोस्कोपी देखे थे। सबसे ज़्यादा कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। हर एक माइक्रोस्कोपी की 2 पॉइंट याद रख लो, बहुत है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अपन ने क्या देखा था कि इसमें अपन शेप, डायरेक्ट शेप दे सकते हैं, क्योंकि जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो स्पेसिमेन है वो नेगेटिवली स्टेन्ड है, वो नेगेटिवली स्टेन्ड हो जाते हैं, ठीक है, आर नेगेटिवली स्टेन्ड, ठीक है, और स्कैंड अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें अपन शेप देखते हैं, ठीक है, शेप देखते हैं। और शेप कौन कौन से, जैसे कि तुम्हारा रेबीज का होता है बुलेट शेप, रोटा वायरस व्हील शेप, कोरोना वायरस पेटल शेप पेपिलोमर, कोरोना वायरस पेटल शेप पेपिलोमर। जो पेपिलोमर होते हैं इसके जो कि एनवलप के वहाँ लगते थे, याद है, वो कौन से शेप के होते हैं? पेटल शेप के होते हैं। देन नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें मेनली याद रखने का ये होता है कि इसका जो वो होता है प्रोसीजर, उसमें अपन क्या डालते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालते हैं। क्या डालते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालते हैं, जो कि अपने को दिखता है क्या बोलते हैं उसको, वेव्स में, लाइट में अपने को दिखता है, ताकि वो ग्लो करे, वो ग्लो करके अलग दिख जाता है, ठीक है। किसके लिए करते हैं? एडिनो वायरस और हर्पीस वायरस के लिए करते हैं। एडिनो वायरस
एंड हर्पीस वायरस के लिए ये करा जाता है। जो वायरस को सिंगल अपने को देखना है उनके लिए अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं। जो वायरस अपने को थोड़े थोड़े ग्रुप में दिख जाते, थोड़े ग्रुप में, ठीक है, थोड़े ग्रुप में दिख जाते हैं, वो अपने को हर्पीस वायरस में हो जाता है। और जो वायरस अपने को क्लस्टर बना के दिख जाएंगे उसके लिए अपन देते हैं तीसरी माइक्रोस्कोपी, विच इज लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी जिसमें अपने को क्या देखेंगे, जिसमें इंकल्जन बॉडी दिख जाती है, इंकल्जन बॉडी दिख जाएगी। इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग होती है। पहला, और दूसरा इम्यूनोपेरोक्सिटी स्टेनिंग होती है। ठीक है, देन वी नेक्स्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट विच इज, हाँ ठीक है, नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन। वायरल एंटीजन का पता लगाना भैया। अब तक अपन देख रहे हैं डायरेक्ट डिटेक्शन, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है ये ने वो। अब अपन बात करेंगे एंटीजन। तो एंटीजन किसमें पता लगाते हैं अपन? एंटीजन पता लगाते हैं अपन सार्स कोव-2 कोविड एंटीजन पता लगाते हैं। इसमें होता क्या है, जो तुम्हारे ये जो होते हैं ना वायरल एंटीजन, ये सीरम के अंदर बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वेरियस फॉर्मेट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं सीरम के फॉर्म में। तो एलाइजा, अल्फा, देखो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? एंटीजन टेस्ट के लिए, टेस्ट ऑफ एंटीजन, एंटीजन टेस्ट के लिए अपने पास बहुत सारे टेस्ट आते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं अपन एलाइजा अल्फा। एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनो sorbent assay. What is alpha? Alpha is enzyme linked fluorescent assay, ठीक है। और एक और होता है आईसीटी, जो मैंने बताया था ना, आईसीटी भी इंपॉर्टेंट होता है। आईसीटी इज फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ठीक है। तो यह था एंटीजन टेस्ट। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी टेस्ट। उसमें भी यही सारी बातें लिखना, लेकिन इसमें एग्जांपल जैसे कि इसमें सार्स कोव 2 का डालना है ना, इसमें एंटीबॉडी बता दूँ किसका डालना है। एंटीबॉडी में डालना ये लिखना एलाइजा अल्फा आईसीटी होते हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल डालना HIV का, HIV-1 एंड HIV-2। 2 HIV होते हैं, HIV-1 और HIV-2, मत भूलना। ये एंटीबॉडीज होती है मतलब HIV की, ठीक है। और एंटी हेपेटाइटिस भी बोल सकते हो, इसे बोलना एंटीबॉडी ऑफ HIV-1 एंड HIV-2। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड में क्या बोलोगे? PCR, एक ही है, ठीक है, PCR बोलोगे। PCR क्या होता है? तो PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पहले अपन ने पूरा PCR पढ़ के रखा है, ठीक है, पहले बैक्टीरियोलॉजी में पूरा PCR पढ़ के रखा है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फटाफट आ जाओ। रेप्लिकेशन बैक्टीरियोलॉजी के शायद सेकंड लास्ट या लास्ट 3 तो लेक्चर है, तो दोनों में से इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है PCR, देख लेना जाके, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रेप्लिकेशन नहीं रहे, रिएक्शन ऐसा करा था, रेप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, फिर भी हाँ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये मेनली होता है वायरल DNA पता लगाने के लिए। किसके लिए होता है? वायरल DNA पता लगाने के लिए। कहाँ से? जो कि बहुत कम अमाउंट में होते हैं ना, जैसे कि CSF हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बहुत कम अमाउंट में होता है। या बहुत जो कम स्पेसिमेन जो PCR में डालते हैं, फटाफट रेप्लिकेट होगा, फटाफट मेरे को बताया था आंसर क्या है। तो CSF में लिखते हैं अपन इसको, CSF में देखते हैं, ठीक है। नहीं, CSF में कौन सा वायरस आ जाएगा? जो कि मेनिंजाइटिस, जो कि हो सकता है जो एक वायरस हो जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करे, तो वो CSF में होगा तुम्हारे, ठीक है। PCR का नेक्स्ट पॉइंट ही अपने पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, बड़ा RT-PCR बोलते हैं, बड़ा RT-PCR। मैंने बताया था ये किसके लिए है, ये होता है फॉर RT-PCR, हाँ, ये होता है फॉर RNA वायरस, ये होता है फॉर RNA वायरस। जैसे कि अपना HIV हो गया, HIV इज mRNA वायरस।
HIV is mRNA virus. Then next is multiplex PCR. मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज अवेलेबल जो कि सिंड्रोम्स के लिए होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हो गए, जो कि कॉज करेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, इन सब के लिए होता है। और इसमें कहानी होती है कि बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये सुनो, मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज फॉर मल्टीपल स्पेसिमेंट्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में तुम एक स्पेसिमेंट डालोगे, मल्टीप्लेक्स में बहुत सारे स्पेसिमेंट डाल दो, जो उसमें होगा सब बता देगा वो तुमको, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर, लेकिन टाइम बहुत लेता है और कॉस्टली भी होता ही है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज फॉर मल्टीपल स्पेसिमेन, is for multiple specimen. Then next and last PCR is छोटा RT-PCR, जो रियल टाइम PCR, इसके लिए अब जो कि अपन ने पूरा कोविड टाइम पे करा था, कोरोना के लिए अपन ने यही करा था, विच इज़ रियल टाइम PCR। ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, फटाफट और कम टाइम लेता है। इंपॉर्टेंट क्या है? मोर सेंसिटिव, मोर स्पेसिफिक, और थर्ड पॉइंट, टेक लेस टाइम। ठीक है, सब कुछ रेडी है। उसके बाद करते हैं अपन आइसोलेशन की। सुनो, आइसोलेशन में ना एक सारी कहानियाँ तो है ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है सेल लाइन की, पढ़ेंगे वो भी। सुनो, आइसोलेशन ऑफ वायरस, ये सब क्या है? लैबोरेटरी डायग्नोसिस चल रहे हैं। पहला क्या था? डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें अपने माइक्रोस्कोपी देखी थी तीन, कौन सी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी। फिर अपने देखा एंटीजन का, टेस्ट ऑफ एंटीजन, उसमें अपने देखा था एलाइजा, अल्फा और ICT, जिसमें अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कोरोना वायरस, SARS-CoV-2। फिर अपन ने देखा एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट में अपन ने देखा था वही एलाइजा, अल्फा और ICT। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कि अपन ने किसके लिए करा? HIV के लिए करा। HIV में रखना, एड्स में अपन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। उसका अपन ने देखा था मॉलिकुलर मेथड। मॉलिकुलर मेथड में अपन ने देखे PCR के अलग अलग टाइप होते हैं। PCR मेन जो होता है वो किसके लिए होता है? मतलब ज़्यादातर वो उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं जो कि कन्वेंशनल PCR है, जो कि बहुत कम अमाउंट में अपने पास होता है। कोई भी स्पेसिमेन अगर बहुत कम अमाउंट में है तो हम उसके लिए PCR करेंगे, जैसे कि CSF में अपन CSF में ढूंढते अगर वायरस कोई तो मिल जाएगा। किसके लिए होता है? नॉर्मल PCR फॉर TNA वायरस। अपन ने देखा बड़ा RT-PCR विच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, तो वो mRNA वायरस के लिए था, जैसे कि HIV अपना हो गया। तो उसके नीचे अपन ने देखा मल्टीप्लेक्स PCR, जो कि बहुत मल्टीपल स्पेसिमेंट्स के लिए होता था, मल्टीपल स्पेसिमेन यूज़ के लिए होता है। जैसे कि अपना एक स्पेसिमेन उसमें हो सकता है कि हेपेटाइटिस भी हो, यानी कि हाउस वायरस भी हो सकता है कि तुम्हारा उसमें एडिनो वायरस भी हो, तो दोनों मिला के अपने वो बता देगा मल्टीप्लेक्स पीसीआर उसमें क्या क्या है। उसके बाद अपन ने देखा रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर जो होता है वो होता है फॉर कोविड, और वो मोर स्पेसिफिक होता है, मोर सेंसिटिव होता है। ठीक है, समरी दीदी तुम्हारी लैब डायग्नोसिस की। अब सुनो नई कहानी, विच इज आइसोलेशन ऑफ वायरस। देखो, आइसोलेशन ऑफ वायरस में फालतू बातें ज़्यादा करेंगे नहीं, मेन बातें करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है एनिमल इनोक्यूलेशन। एनिमल इनोक्यूलेशन, एनिमल इनोक्यूलेशन जो होता है वो क्या होता है कि मेनली इट इज़ एथिकली यूज। इसमें एथिकल इशू आ जाता है, क्योंकि अपन ह्यूमन से वायरस लेके का डाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, एनिमल में डाल रहे हैं, ताकि अपन स्टडी कर सकें उस वायरस की अच्छे से। देखो, अगर अपन मान लो कि एक इन्फेक्टेड आदमी है, उसमें से मैंने वायरस लिया, दूसरे इंसान में डालना है, तो उनको स्टडी करना है, तो वो मैनकाइंड को खत्म करने वाली बात होगी, मैनकाइंड को मैं इन्फेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर एनिमल में डालूंगा तो क्या वो मैनकाइंड खत्म हो रहा है? नहीं। लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत होती है लोगों को, तो उसमें होता है क्या? अपना एनिमल सेवियर इशू आ जाता है, जिसके ये एथिकल इशू के अपोजिट रहता है। किसके अपोजिट होता है? अपोज एथिकल इशू, कि तुम जानवरों को खत्म कर रहे हो, ये वो वाली कहानी इसमें आ जाती है। ठीक है, और तो इसलिए अपन इसको रोक सकते, इसको अपन ने रोक दिया। पहले एक वायरस का नाम था अरबो वायरस, वो अपन ने एनिमल में टेस्ट करा हुआ है, और ये एनिमल इनोकुलेशन होता है। देन एग इनोकुलेशन, एग इनोक्यूलेशन, इसमें कहानी क्या थी? जो तुम्हारी एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं वो पहले यूज़ होता था फॉर कल्टीवेशन ऑफ दिस वायरस। ठीक है, ये टेक्निक जो थी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की थी पहले पास्ट में, क्योंकि जो हैन होता है, मुर्गी जो होती है, जो मुर्गी के अंडे रहते हैं, उसमें 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 हम पहले वायरस दे देते हैं। लेकिन उससे एक डिसीज़ आने लगी थी, बर्ड फ्लू। तुमने सुना होगा, बीच में भी बहुत फैला था, पहले भी बहुत आया था, अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैला था स्टार्टिंग में, तो इसी कारण वैसे आया था, इसलिए इसको काटा गया था। ठीक है, और इसमें अपन ने पोलियो वैक्सीन, पॉक्स वायरस, पोलियो वैक्सीन भी अपन ने इसमें ढूंढी थी उन लोगों ने बतानी। और एटलांटिक सेक, बताता हूँ किस किसकी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन निकाली थी। ठीक है, इसको याद रखना, किस किसकी वैक्सीन निकाली थी उन्होंने इससे। इन्फ्लुएंजा की निकाली थी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, और वो कौन सी वैक्सीन एक और थी? इन्फ्लुएंजा, IY, पॉक्स वायरस वैक्सीन। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेल लाइन।
टिश्यू कल्चर के अंदर ही आता है वैसे तो। टिश्यू कल्चर में 3 पॉइंट थे, 3 सब पॉइंट बना के रखे थे, क्योंकि टिश्यू कल्चर 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है ऑर्गन कल्चर, जिसमें कुछ फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फास्टिडियस वायरस जो होते हैं वो उसके अंदर ग्रो करते हैं। सर्टेन फास्टिडियस वायरस जो होते हैं वो स्पेसिफिक उसमें ग्रो करते हैं, क्योंकि वो उनकी एफिनिटी स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ ही रहती है, इसलिए उस ऑर्गन को निकाल लेते हैं, उसको ग्रो करा लेते हैं ताकि वो वायरस भी अपने को मिल जाए। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गन कल्चर। एग्जाम्पल, ट्रेकियल रिंग जो होती है, ट्रेकिया की जो रिंग होती है उसमें ग्रो करता है कौन, उसमें ग्रो करता है या कल्चर करते हैं कोरोना वायरस को। तो ट्रेकिया की रिंग ही निकाल ली ताकि अपन उसको कल्चर कर सके और अपन देख ले कोरोना वायरस की कैसी क्या ग्रोथ है, क्या उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। देन इज एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर क्या होता है, ये वो फ्रेगमेंट होती है, ठीक है, जो कि माइंस्ड टिश्यू कैन बी ग्रोन एक्सप्लांट। ये काम का नहीं अपने एडिनो वायरस के लिए होता है इत्यादि को, ठीक है। और लास्ट इज सेल लाइन इंपॉर्टेंट है। सेल लाइन कल्चर क्या होता है, ये ओनली मेथड आता है आइसोलेशन के लिए जो कि अभी इस्तेमाल कराया जाता है, ठीक है। तुम लैब में जाओगे, तुम तुमको सेल लाइन दिखाएंगे, ऐसा लगेगा कि एक मतलब कुछ सेमी सॉलिड मीडियम पे कंगा फेर दिया है। कंगा, कॉम्ब, अमीरो कॉम्ब सुना है, ऐसा होता है, ऐसा टक 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 टक, उसमें सेमी सॉलिड मीडियम में उसको फेर दिया तो कैसे स्ट्रिप्स बन जाती है, वैसे स्ट्रिप बनी हुई रहती है सेल लाइन में, और कुछ नहीं रहता। सेल लाइन यही है मेनली, याद कर रखना सेल लाइन में कि अभी यूज़ होता है, ठीक है, अभी इसका यूज़ करा जाता है, और इसकी प्रिपरेशन हम लोग याद नहीं रखनी, इसके टाइप याद रखने सेल लाइन के। सेल लाइन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सेल लाइन अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेल लाइन्स जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी टाइप के, सेकेंडरी और कंटिन्यूस। जो प्राइमरी टाइप के सेल लाइन्स होती है उसमें मेनली 5 से 10 डिवीजन होते हैं, 5 से 10 डिवीजन होते हैं, पहली चीज़। सेकेंड इज़ कि वो जो होता है वो बहुत लिमिटेड ग्रोथ कराता है, वेरी लिमिटेड ग्रोथ कराता है कल्चर में किसी भी वायरस की, लिमिटेड ग्रोथ के लिए होता है, ये लिमिटेड ग्रोथ के लिए होता है। और किसके लिए होता है तो लिख दो फटाफट, मंकीज किडनी, जो कि तुम्हारे एडिनो वायरस और तुम्हारा जो एंटेरो वायरस होता है, एंटेरो वायरस एंड एडिनो वायरस का बहुत नाम आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी और डाइप्लॉइड सेल लाइन्स। सेकेंडरी सेल लाइन्स जो होती है वो उसमें डिवीजन कितने रहते हैं, 10 से 50 डिवीजन उसमें रहते हैं, 10 से 50 डिवीजन उसमें रहते हैं। और किस वायरस के लिए होता है, मेनली CMV के लिए होता है, ठीक है। और MMR मिजल एम से कुछ और भी होता है, और रुबेला होता है आर से, देखिए। तो MMR वैक्सीन स्पीसीज से निकाली थी अपन ने सेकेंडरी सेल लाइन से। देन कंटिन्यूस सेल लाइन्स जो होती है वो डिराइव होती है कैंसरस सेल लाइन्स। कहाँ से डिराइव होती है, फ्रॉम कैंसरस, डिराइव फ्रॉम कैंसरस सेल लाइन, और इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पॉजेस करता है, पॉजेस हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है। किस वायरस के लिए होता है, मेनली यूज फॉर, मत भूलना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज फॉर हेप टू और तुम्हारा ये HSV, ठीक है। ये सारी कहानियाँ हो गई। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की, फटाफट आ जाओ। ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीजेस। देखो ट्रीटमेंट में क्या लिखोगे, ट्रीटमेंट सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट में एक कहानी तुमको पता होनी चाहिए, कौन सी, इंटरफेरॉन। सबसे पहला ट्रीटमेंट अपन वायरल किसी भी ट्रीटमेंट में देंगे, वायरल ट्रीटमेंट में तो इंटरफेरॉन होते हैं, जो कि अंदर से खुद ही बॉडी के अंदर बनता है। कोई भी वायरल सेल जब भी इन्फेक्ट होता है तो उसके लाइसोसोम्स एक प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के बाहर आता है, और वो अपने नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करता है उस वायरल इन्फेक्शन से, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। समझ आ गया इंटरफेरॉन क्या होता है। और कौन सा इंटरफेरॉन अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस होता है एंडोजीनियसली, इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है वो IFN, अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है वो यूज़ होता है क्लिनिकली कंडीशन में, जैसे कि अपना राइनो वायरस इन्फेक्शन हो गया। राइनो वायरस कौन सा इन्फेक्शन करता है, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। हेपेटाइटिस A B and C D, हेपेटाइटिस B C D, हेपेटाइटिस
बी सी एंड डी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इंटरफेरॉन से ट्रीटमेंट। देन लास्ट इज ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में क्या करेंगे, बैक्टीरियल ओवरव्यू में अपन ने क्या करा था, ओवरव्यू कहाँ गया, जूम हो जा। बैक्टीरियल ओवरव्यू में क्या करा था अपन ने, कोई 2-3 बैक्टीरिया पकड़ लिए थे उसको और उसको पढ़ लिया था। वही सेम कहानी अपन यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वायरस पकड़ेंगे, बैक्टीरिया नहीं पकड़ेंगे, वायरस पकड़ेंगे। तो अपन 2 बहुत ही फेमस चीज़ें लेंगे पढ़ने के लिए। पहली अपन लेंगे बैक्टीरियोफाज। देखो बैक्टीरियोफाज जो होती है वो कहाँ होती है, कैसी होती है, क्यों होती है। देखो बैक्टीरियोफाज सबसे पहले होती क्या है, तो इट इज़ द वायरस विच किल बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बैक्टीरिया किल करते हैं, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो लाइफ साइकिल में दो लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल में आएंगे तो उसकी 2 लाइफ साइकिल्स होती है। एक होती है लाइसोजेनिक और एक होती है लाइटिक। पहली होती है लाइसोजेनिक साइकिल, दूसरी होती है लाइटिक साइकिल। पहली होती है लाइसोजेनिक साइकिल, दूसरी होती है लाइटिक साइकिल। अब सुनना क्या होगा सब इसमें इसमें सबसे पहले साइकिल जब इसकी शुरू होती है लाइफ साइकिल, तो उसमें होता है, थोड़ा इधर आके बताता हूँ, एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन यानी कि पहले ऊपर आएगा अपना कौन, तुम्हारा वायरस बैक्टीरिया के। उसके बाद उसका होगा पेनिट्रेशन, अंदर जाएगा। पेनिट्रेशन के बाद में बायोसिंथेसिस होगा, यानी कि वो जो सेल है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। जो अंदर बैक्टीरिया फंस गया है वो उसके अंदर जाएगा और अपने कास्पिड्स को बनाएगा। बैक्टीरिया के अंदर अपने कास्पिड्स को बनाएगा। जो उसका डीएनए या उसका आरएनए जो है वो जाके बैक्टीरियल डीएनए आरएनए से लिंक हो जाएगा, इसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। उसके बाद वो है मिच्योरेशन, यानी कि मिच्योर होगा वो तुम्हारा नया डीएनए जो बना है अब, उससे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट होके मिच्योरेशन, और असेंबल होगा। ऐसे असेंबल और मिच्योरेशन होना चाहिए, पहले असेंबल होगा फिर मिच्योर होगा। ठीक है, फिर असेंबल मिच्योर होने के बाद में वो रिलीज़ करेगा उसको दूसरे बैक्टीरिया में जो कि उसके आसपास कॉलोनी में होगा। उसके बाद क्या होगा, अफेक्ट द बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस क्या हैं इसके बैक्टीरियोफाज के। देखो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के ऊपर तुम्हारा बैक्टीरियोफाज आएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब की पेनिट्रेशन में क्या होगा, ये अंदर चले जाएगा। अंदर जाएगा तो क्या, ये टूटेगा और इसका जो अपना डीएनए है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका डीएनए है, सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास, याद रखना। और ये तुम्हारा उसका डीएनए है, किसका, वायरस का, क्योंकि वो तो टूट चुका है, वो अंदर आके टूट गया है। वायरस अपना डीएनए इसको दे देगा, इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, रेड और ग्रीन प्लस होंगे ऐसा, टक 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 टक, इसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। अब क्या होगा, अब इसका मैच्योरेशन और असेंबली होगी जो कि बहुत सारे मल्टीपल बना लेगी। फिर ये बाहर निकलेगी, दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगी, दूसरे बैक्टीरिया का अफेक्ट कर देगी, सारे आसपास जितने भी होंगे, और फिर ये करेगा, फिर ये जितनी भी फेज की एंट्री होगी उसको खत्म कर देगा। अब जितने बैक्टीरिया उसको खत्म कर देगा, खत्म। ये कहानी है तुम्हारी लाइफ साइकिल ऑफ दिस। देन वी टॉक अबाउट, एक सेकेंड, इसमें लाइसोजेनिक और ये कौन लाइटिक में क्या फ़र्क होता है, सुनना। यहाँ तक लाइसोजेनिक है, यहाँ से लाइटिक है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मिच्योर और असेंबल दोनों हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे बैक्टीरियल डीएनए इसके अंदर है, बैक्टीरियल क्या, वायरल डीएनए इसके अंदर असेंबल हो गए, जो कि अब बाहर निकलेंगे तो तैयार है। और वो बाहर कैसे निकलेंगे, सेल को तोड़ के, यस, लाइसिस ऑफ सेल। ऐसा इसको बोलते हैं लाइटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको, लाइटिक फेज बोलते हैं। तो यहाँ रिलीज और इफेक्शन से इसको बोलते हैं लाइटिक फेज, और जब तक चल रहा था इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। इसके बाद अपन बात करते हैं यूजेस ऑफ बैक्टीरियोफाज। यूजेस क्या है बैक्टीरियोफाज की, सबसे पहले फेज टाइपिंग। अब फेज टाइपिंग क्या होता है, फेज टाइपिंग जो होता है वो प्रीवियसली अपन इस्तेमाल करते थे टू क्लासीफाई बैक्टीरिया, कि भैया ये जो बैक्टीरिया है ये इस वायरस से खत्म होगा कि नहीं होगा, ये सारी कहानियाँ बोलते हैं फेज टाइपिंग, विच इज़ कन्वेंशनली यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया, विच इज़ कन्वेंशनली यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट।
यूज इन ट्रीटमेंट। यानी कि जो फेस थेरेपी होती है, देखो अपने अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो अगर अपन वायरल खा लेंगे, ऐसा वायरस जो कि अपनी बॉडी को अफेक्ट ना करे लेकिन बैक्टीरिया को खत्म कर दे, वो मस्त अपन उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, फिर उसको अपन लेंगे ताकि वो अपने बैक्टीरिया को खत्म ना कर दे लेकिन अपनी सेल्स को अफेक्ट ना करे। इसको बोलते हैं फेस थेरेपी। क्या बोलते हैं? फेस थेरेपी। उसके बाद एक और होता है विच इज थर्ड पॉइंट, कोड फॉर टॉक्सिन। कोड फॉर टॉक्सिन। जो फेज होते हैं वो सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि बॉटुलिज्म टॉक्सिन या डिप्टेरा टॉक्सिन। डिप्टेरा टॉक्सिन, देखें। नेक्स्ट इज सिगा टॉक्सिन। बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, CND, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज HIV और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। किसके लिए होता है, क्या कॉज करता है, पता होना चाहिए तुमको ये, और ट्रीटमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए HIV का। HIV जो होता है भैया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। इटियोलॉजिक होता है किसके लिए? इटियोलॉजिक फॉर एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है बताओ? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एड्स ना सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ट्रांसमिशन देखेंगे अपन फटाफट। ट्रांसमिशन कैसे होगा HIV का? तो HIV का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? सेक्सुअल रूट से होता है मेनली। बॉडी फ्लूइड जैसे ही तुम्हारे इधर उधर हुए तुम्हें HIV का ट्रांसमिशन होने का खतरा रहता है। कैसे होगा? बाय बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तुम सेक्सुअल रूट हो सकता है कि तुम्हें मदर टू फीटस भी हो सकता है एक बार को, प्लासेंटल बैरियर कॉज कर दिया तुम्हारा HIV। हो सकता है तुमने ड्रग्स लेते हो, ठीक है, ड्रग्स लेते हैं उनके साथ हो सकता है कि तुम्हारा कोई ऐसा तुम कोई गांव खेड़ों के हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पे तुम्हारा सिरिंज चेंज नहीं करी, सेम सिरिंज को अपन HIV वाले से और सेम सिरिंज को अपन इसको इस्तेमाल कर दिया सही पर्सन पे, तो ऐसा तो हो सकता है कि नीडल प्रिक इंजरी हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है कि भाई ब्लड अपने क्रॉस मैचिंग ना करी हो, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट सेक्सुअल रूट, सेकेंड इज डायरेक्ट रूट विच इज मदर टू फीटस, थर्ड इज अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फोर्थ इज नीडल प्रिक इंजरी। तो ऐसे ट्रांसमिशन हो जाएगा, पहला सेक्सुअल रूट, सेकेंड needle prick injury, third is blood transfusion, and fourth is mother to fetus। पैथोजेनेसिस क्या होता है? तो याद रखना, पैथोजेनेसिस में क्या करता है ये HIV, इट इनहिबिट CD4 T सेल्स। CD4 T सेल्स को यह करता है, इन्फेक्ट कर देता है, और जहाँ पे इनका यूनिक वायरल एंजाइम, सुनना, इसका एक HIV में क्या होता है, एक mRNA वायरस है। HIV क्या है? RNA वायरस है। तो इसमें होता है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो कि इसके RNA को कन्वर्ट कर देता है DNA में, जो कि इसका RNA को कन्वर्ट करता है किसमें? DNA में कन्वर्ट कर देता है, और वो DNA जो होता है वो इसको इनहिबिट कर देता है, कोई भी एक्ट करने से इन्फेक्ट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, एक ही बात। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? HIV का टाइम पीरियड यानी कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत हाई होता है। हो सकता है तुमको आज तुम्हारी बॉडी के अंदर HIV हो, तुमको सिम्टम आ रहे 6 महीने बाद, तो बहुत लंबा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सबसे पहले इसके जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। मेनली इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म कर देता है ये, क्योंकि CD4 इज APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मैनिफेस्टेशन तो एंटीजन अगर तुम्हारी T सेल्स को पता नहीं चलेगा, B सेल्स को, तो वो एंटीबॉडी नहीं देगा, तो तुमको हो सकता अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, मोर इन्फेक्शंस अकर, और इनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस, तो लैब में कैसे पता करेंगे? फॉर एलाइजा कर सकते हैं, एलाइजा टेस्ट होता है RT-PCR इसके लिए, और RT-PCR होता है एलाइजा एंड RT-PCR, बड़ा RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, RT-PCR। और ये दोनों को साथ मिला के नाको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटेजी निकाली है कि इन दोनों को साथ मिला के करेंगे ताकि HIV डायग्नोस हो जाए,
ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे होगा HIV का? तो ट्रीटमेंट इज़ फॉर ART थेरेपी। आर्ट थेरेपी होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि किसने दी है? नाको ने दी है। सेम, नाको इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। मेरी ये सारी कहानी है। सो धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए और आपने पूरा वायरोलॉजी हमारे साथ पढ़ा। 2 लेक्चर्स हैं वायरोलॉजी के, ठीक है। पहले लेक्चर में आपको पैथोजेनेसिस तक खत्म कर दिया था, यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू देके खत्म कर दिया पूरी वायरोलॉजी। इसके अलावा वायरोलॉजी में कुछ भी नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था सब बता दिया है। अब अपन शुरू करेंगे पैरासाइटोलॉजी, वो छोटा सा ही है, वो एक लेक्चर में खत्म होने वाली चीज़ है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा, वो भी छोटा सा है, और ऐसे में जनरल माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री